नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएचयू स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएचयू प्रवेश परीक्षा 24 अगस्त से शुरू हो चुकी है। बीएचयू की जो प्रवेश परीक्षा है वो ऑफलाइन भी चल रही है और ऑनलाइन भी चल रही है, यानी बीएचयू कैंपस में भी ऑफलाइन परीक्षा चल रही है और बाहर अनेक शहरों में, साथ ही साथ वाराणसी में भी अनेक सेंटर्स पर जो है परीक्षा ऑनलाइन चल रही है। तो फिलहाल जो मैंने ऑनलाइन जो परीक्षा चल रही है उस पर मैंने आपको अपडेट दिया था, किस प्रकार से व्यवस्थाएं हैं, क्या सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की क्या व्यवस्था है और किस प्रकार से देखा जा रहा है इस प्रवेश परीक्षा को कोविड काल में। उन सारी चीज़ों पर आज के वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। फिलहाल मेरे साथ हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी बीएचयू विभाग के संगठन मंत्री रत्नेश जी। रत्नेश जी, मैं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद विपुल जी। और सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा आपकी इस बीएचयू कैपिटल टीम का, जिन्होंने ऐसा प्रासंगिक विषय आज चर्चा रखा है। और चर्चा हम सब करेंगे, समाज से जुड़ेंगे भी, समाज को अपनी बातें बताएंगे भी। जैसा कि आप सभी को मैं लगातार बीएचयू से रिलेटेड अपडेट देता रहता हूं, बताता रहता हूं कि बीएचयू की क्या कंडीशन चल रही है। और फिलहाल इस समय जो द्वंद्व चल रहा है पूरे देश में, पूरे समाज में, परीक्षाओं को लेकर के, छात्रों की परीक्षाओं को लेकर के, क्या परीक्षाएं हों या फिर न हो। कुछ संगठन कह रहे हैं कि परीक्षाएं न हो, और जैसा कि हमारे साथ रत्नेश जी बैठे हुए हैं, इनका संगठन जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है उसका कहना है कि परीक्षाएं हों और जिस प्रकार से भी हो छात्रों का भविष्य खराब नहीं होना चाहिए, जीरो सेशन किसी भी कारण से नहीं होना चाहिए। तो उसी को लेकर के मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। मैंने आपको ऑनलाइन परीक्षा के विषय में सारी जानकारी दे दी थी। बहुत से सेंटर्स पर मैंने देखा कि क्या व्यवस्थाएं हैं, आखिर किस प्रकार से जो बीएचयू का जो एक नियम जो प्रोफार्मा तैयार किया गया उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पांडेपुर, आशापुर, सारनाथ, डीएलडब्ल्यू, सारे सेंटर्स को मैंने आज दिन में, पूरे दिन में एनालाइज किया कि आखिर सारी चीज़ें, सारे प्रारूप का फॉलो हो रहा है कि नहीं। जैसा कि मैंने आपको अपडेट भी किया था कि पूरा जो भी प्रारूप है उसका फॉलो हो रहा है, बीएचयू का जो भी आदेश है वो फॉलो हो रहा है। लेकिन फिलहाल बीएचयू कैंपस में भाई साहब की जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पूरी टीम है, वो जैसा कि मुझे पता चला कि पूरा जो मे आई हेल्प यू करके इन्होंने हेल्प डेस्क लगाया था और सारी चर्चाएं वहां पर ऐसी, मतलब एक प्रकार से इन लोगों की बैठक हुई। उसके बाद इन लोगों ने सोचा, जैसा कि हर बार इन लोगों का हेल्प डेस्क लगता है, लेकिन इस बार कोरोना काल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कोरोना काल को देखते हुए भी अपना हेल्प डेस्क लगाया। पूरी तरह से ये लोग भी अपने आप को सेफ रखते हुए लेकिन छात्रों की सहायता कर रहे थे। सबसे पहले तो रत्नेश जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इस कैंपस के लिए इस कोविड काल में न डरते हुए आपके जो भी कार्यकर्ता हैं सभी जुड़े रहे और साथ में काम करते रहे। धन्यवाद विपुल जी। वास्तव में विद्यार्थी परिषद की जब स्थापना हुई, इसी प्रण को लेके हुई कि विद्यार्थी परिषद कैंपस में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए और विद्यार्थियों की सतत मदद के लिए काम करेगा। वो किसी भी परिस्थिति में होगा, वो किसी भी अवस्था में होगा, विद्यार्थी परिषद सदैव विद्यार्थियों के हित के लिए काम करता है और करता रहेगा। बिल्कुल, विद्यार्थी परिषद, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस राष्ट्र का, इस देश का सबसे बड़ा संगठन है। बहुत से छात्र इसके साथ जुड़े हुए हैं और विद्यार्थी परिषद, मुझे लगता है कि कॉलेज कैंपस में काम करने के साथ साथ समाज की इकाइयों में, इसके साथ साथ राष्ट्र निर्माण के लिए काम करता है। इसके लिए रत्नेश जी, मैं आपको बधाई भी दूंगा कि आपका संगठन, आप इस संगठन से जुड़े हुए हैं और ये आपका संगठन काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। फिलहाल मैं बात करूँगा बीएचयू के कैंपस के विषय में, एग्ज़ाम को लेकर के। सबसे पहले मैं आपका मत जानना चाहूँगा कि आज जो एग्ज़ाम हुए बीएचयू कैंपस में ऑफलाइन, मैंने ऑनलाइन सेंटर्स का छात्रों को जानकारी दी थी कि कैसी व्यवस्थाएं थी, लेकिन ऑफलाइन सेंटर के विषय में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा कि बहुत से विरोध चल रहे थे कि बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम नहीं होना चाहिए, ऑफलाइन सेंटर्स में समस्याएं आएंगी, तो आप मुझे बताइए कि क्या व्यवस्थाएँ थी और किस प्रकार से भीड़ को मैनेज किया गया। सारी चीज़ें आप थोड़ी सी मुझे डिटेल में बता सकते हैं। निश्चित तौर पर विपुल जी, आज कैंपस में जो परीक्षाएँ हुई हैं, मुझे लगता है कि इस महामारी के समय में बहुत ही सफल परीक्षा कराई गई है। और इसके लिए मैं विद्यार्थी परिषद की ओर से इस विश्वविद्यालय प्रशासन को बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने कितनी सतर्कता के पूर्ण तरीके से, कितने संयम के तरीके से एग्ज़ाम कराया है। और ये पूरे देश के संस्थानों का एक मैसेज देने वाला विषय है कि पूरे देश के संस्थान, जिस तरह से 6 महीने से आज शिक्षा व्यवस्था संस्थान बंद है, उनको खोला जा सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाना जरूरी है। कोविड महामारी के जो नियम हैं, जो प्रशासन ने तय किए हैं, उन नियमों का पालन होना जरूरी है। और हम धीरे धीरे अपने देश को बढ़ाने के लिए, अपने देश को आगे ले जाने के लिए हम शिक्षा व्यवस्था को शुरू कर सकते हैं। और बीएचयू ने आज इस मैसेज को पूरे देश को दिया है और मुझे लगता है कि बीएचयू आगे चल के और बेहतर करेगा। प्रवेश परीक्षा 2020 काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू की 24 अगस्त को पहली परीक्षा हुई है और उस पर जो रिमार्क है, रत्नेश जी का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभाग संगठन मंत्री हैं, इनका कहना है कि बीएचयू की जो प्रवेश परीक्षाएं हैं वो बिल्कुल सही ढंग से यहाँ पर
कराया गया है, पूरा प्रशासन तैयार था और भीड़ को किस प्रकार से मैनेज किया गया है, जैसा कि 3 पाली में भाई साहब सेंटर्स को भी डिवाइड किया गया था, सुबह, दोपहर और शाम में, ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो पाए। इसके साथ साथ अभी तो फिलहाल पीईटी का एग्ज़ाम था, तो उसके वजह से सेंटर्स काफ़ी ऑनलाइन भी थे और जो भी ऑफलाइन सेंटर्स थे उसको इतने मुझे लगता है सुदृढ़ तरीके से रखा गया था कि कोई भी भीड़ नहीं दिखी थी। आपने इस पर रिमार्क दिया, ये अच्छी बात है। अब मैं बात करना चाहूँगा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्टैंड के विषय में कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने स्टैंड लिया था, जैसा कि आपने बताया कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक सबके लिए एक प्रारूप बन सकता है, एक आदर्श बन सकता है। किस प्रकार से ये जो लॉकडाउन चल रहा है उसके बाद धीरे धीरे हमें सामान्य आना होगा, क्योंकि अभी ना कोविड की किसी वैक्सीन का कोई जानकारी है। फिलहाल बहुत से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन उन दावों की पुष्टि अभी कितनी होगी, क्या सच्चाई है और इतने बड़ी जनसंख्या तक वो वैक्सीन पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, कितना समय लगेगा, उस पर चर्चा लंबी जाती है। इसलिए मैं जानना चाहूँगा कि आपने बताया कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है वो एक प्रारूप बन सकता है, एक आदर्श प्रारूप बन सकता है इस देश के लिए, सारे संस्थानों के लिए। लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक स्टैंड लिया था परीक्षा को लेकर के कि परीक्षाएं होनी चाहिए। बहुत से सवाल भी उठे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पर कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आखिर ये कैसा स्टैंड ले रहा है। कुछ छात्रों ने भी विरोध किया, या फिर मुझे लगता है कि कुछ अन्य संगठनों के द्वारा भड़काया गया छात्रों को कि ये परीक्षाएं ना हो, और छात्र उस फेर में फंसते गए, परेशान होते गए कि परीक्षाएं ना हो। तरह तरह के उन्हें डराया गया कि आपको कोविड हो जाएगा, ये समस्या है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय जो एक स्टैंड लिया गया था उस पर क्या कहना है आपका? विपुल जी, देखिए, इसमें तो नकारा नहीं जा सकता। ये महामारी का समय है और महामारी के समय में सबको संयम बरतना चाहिए और विद्यार्थियों ने संयम बरता है। कुछ लोगों ने विद्यार्थियों को भड़काने का भी काम किया है, विद्यार्थियों को गलत दिशा देने का भी काम किया है। निश्चित तौर पे विद्यार्थी परिषद ने अपना एक स्पष्ट स्टैंड तय किया है कि विद्यार्थियों की परीक्षाएं होनी चाहिए, क्योंकि देश को चलाने के लिए किसी भी देश के जो शिक्षा होती है उसका मूल आधार होता है। अगर शिक्षा सुदृढ़ होगा तो निश्चित तौर पे देश सुदृढ़ होगा। और कोविड कब तक रहेगा इसका कोई अनुमान अभी तक नहीं आया है, न कभी पहले भी था। इसलिए परिषद ने कहा कि हम अपनी गति को बढ़ाते हुए शिक्षा व्यवस्था को सिर्फ मास प्रमोशन के नाम पर हम ब्रेक नहीं करना चाहते, हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम एक मार्ग तय करना चाहते हैं कि अपनी शिक्षा व्यवस्था को किस तरह ले जाएंगे, किस दिशा में ले जाने वाले हैं और हमारा देश आगे चल के किस दिशा में जाएगा। और हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं समर्थ भारत के, जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, एक हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हम लोग अपने ताकत अपने दम पे रुकें, अपने दम पे टिकें, एक सामर्थ्यवान देश हम लोग तैयार करें। और सामर्थ्यवान देश बनाने के लिए हमको शिक्षा की मूलभूत आवश्यकता है और शिक्षा को चलाना जरूरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रत्नेश जी का कहना है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बीएचयू विभाग के संगठन मंत्री जी का कहना है कि अभी भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो राष्ट्रीय स्टैंड है वो इसी पर टिका हुआ है कि परीक्षाएं होनी चाहिए और सुचारू ढंग से होनी चाहिए, क्योंकि इनका स्पष्ट मत है, विद्यार्थी परिषद का स्पष्ट मत है कि अगर परीक्षाएं नहीं होती हैं, अगर हम फिलहाल ऐसे ही घरों में बंद रहते हैं तो काफ़ी समस्याएं होंगी, छात्रों का भविष्य भी खतरे में आएगा। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी का कहना है कि आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए जो अगर छात्रों का ये 1 साल ब्रेक हो जाता है, या फिर न जाने अभी कोविड की क्या समस्या है, कब तक इसका निराकरण होगा, तो उस पर कब तक कोई वैक्सीन आती है, तो उसके लिए छात्रों का जो भविष्य है वो रोका नहीं जा सकता और धीरे धीरे हमें चलना होगा। बशर्ते ये है कि कोविड एक महामारी है और इसमें हमें सुरक्षा अपनी बरतनी होगी, सावधानी बरतनी होगी, सुरक्षा अपनी खुद करनी होगी। तो मैं जानना चाहूँगा, अभी फ़िलहाल थोड़ा सा इस विषय से विषयांतर होते हैं और देखते हैं आपका क्या स्टैंड है। बीएचयू स्टडी कैपिटल जानना चाहता है, चूँकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अनेक कैंपस में काम करता है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय ही नहीं, जेएनयू है, डीयू है और बहुत से जो भी छोटे कैंपस हैं, इसके साथ साथ समाज में भी काम करता है। तो समाज में ये जो एक आई है आपका NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के विषय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का क्या कहना है? रत्नेश जी, मैं आपके विचार जानना चाहूँगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के विषय में कुछ बताइए, क्योंकि हम लोग चूँकि एक एजुकेशनल चर्चा कर रहे हैं तो उसके विषय में हमें ये भी जानना होगा, इस पर भी चर्चा करनी होगी, क्योंकि ये जो कोविड काल है उसके बाद NEP भी लागू होगी और उसमें क्या हम अच्छाइयाँ देख सकते हैं और क्या चीज़ें उसमें अच्छी हैं जो कि हम नए भारत का निर्माण उसमें देख सकते हैं। निश्चित तौर पर विपुल जी, क्योंकि संसद के द्वारा, कैबिनेट के द्वारा नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिल गई है, तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में नई शिक्षा नीति लागू होगी। और ये देश के लिए गौरव का क्षण भी है कि देश की आज़ादी के बाद भारत के मूल चिंतन से निकला हुआ कोई नई शिक्षा नीति आज हमारे देश में लागू हो रहा है। और ये हमारे लिए नहीं, हमारी जो पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए ये एक गौरव का क्षण है कि देश की आज़ादी के बाद भारत के मूल चिंतन से निकला हुआ कोई नई शिक्षा नीति आज हमारे देश में लागू हो रहा है। और ये हमारे लिए नहीं, हमारी जो पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी,
लगातार नई शिक्षा नीति की मांग कर रही थी कि हमारी मूल शिक्षा कोई आधारित कोई शिक्षा होनी चाहिए, कोई नीति बननी चाहिए, उस पर इस वर्तमान सरकार ने काम किया है। और इस आपके YouTube चैनल के माध्यम से मैं वर्तमान सरकार को बधाई देना चाहूँगा और उन लोगों को बधाई देना चाहूँगा जिन लोगों ने नई शिक्षा नीति की इस एक प्रारूप गढ़ने में, इस एक इतिहास बनाने में जो सबने भूमिका अदा की है, सबने अपना मत दिया है, वो सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने लगभग 3 लाख से ज़्यादा मत इस नई शिक्षा नीति में आए हैं और सबके सुझावों को सम्मिलित किया गया है और एक बेहतर तरीके से कैसे शिक्षा व्यवस्था चलाई जा सकती है उस पर नई शिक्षा नीति में चर्चा की गई है। और आने वाले समय में जो भी कमियां होंगी उसके लिए भी सुधार किया जाएगा, क्योंकि ये हम जब आगे बढ़ते हैं तो कमियों पर सुधार करते हैं और अच्छाइयों को हम अडॉप्ट करते हैं। हम अच्छाइयों को अडॉप्ट करेंगे और कमियों का सुधार करेंगे, एबीवीपी का मत है। हम सदैव परिवर्तनशील रहे हैं, हमने सुधार किया है, आगे भी सुधार करेंगे। जैसा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हमारे इस गणेश जी का कहना है कि जो एनईपी लागू होने वाली है, नई शिक्षा पॉलिसी यानी नई शिक्षा नीति 2020, उसके विषय में इनका स्पष्ट कहना है कि जो एक गुलामी सत्ता से हम दबे हुए थे हमारे शिक्षा पद्धति में, उससे हमें ज़रूर कुछ उभार बाहर निकालेगी। और फिलहाल जितना मैं समझ सकता हूँ इस एनईपी को, मुझे लगता है कि कला और विज्ञान के सामंजस्य के साथ साथ कौशल विकास पर जोर दिया गया है। इसके साथ साथ भाई साहब मैं आपको बताऊँ कि ये जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय एक नाम था, कभी भी जो भारतीय जीवन पद्धति है वो मानव को संसाधन के रूप में नहीं देखती। मैं इस पर आपके विचार जानना चाहूँगा कि उसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, तो वो किस सोच को दर्शाता है? क्योंकि ये मुझे लगता है कि भारतीय परंपरा, भारतीय मूल के सोच को दर्शाता है। और इतने दिनों से मुझे लगता है कि न जाने क्यों सरकारों ने मानव को संसाधन बनाने का एक प्रकार से जो सोच रखा था उसे इस सरकार ने बदलने का काम किया। तो उस पर मैं आपका राय जानना चाहूँगा। निश्चित तौर पे विपुल जी, जब विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही एक मंत्र दोहराती आई है, शिक्षा जीवन के लिए, जीवन वतन के लिए, इस भाव को प्रदर्शित करने के लिए नई शिक्षा नीति दिखाई दे रही है कि इस भाव को अडॉप्ट करेगी, इस भाव को चरितार्थ करेगी। और जैसे आपने कहा कि मानव संसाधन मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय रखा गया, निश्चित तौर पे मनुष्य संसाधन नहीं है, मनुष्य क्या निर्माण होता है जो समाज के विकास के लिए, समाज को सौंदर्य बनाने के लिए, समाज को एक नई दिशा देने के लिए काम करता है। और मनुष्य कोई संसाधन नहीं है, मनुष्य एक, मैं ऐसे आपसे कहूँ कि एक अलग एक रूप है जिस पे हम चर्चा कर सकते हैं, जिस पे अलग अलग अपनी दृष्टि सबकी हो सकती है। मनुष्य हम सबके लिए संसाधन नहीं है, मनुष्य का विकास होता है जिसका माध्यम शिक्षा है, और इसलिए शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। बिल्कुल। तो जो मानव को एक प्रकार से इतने दिन से संसाधन के रूप में देखा जा रहा था, उसको बदल करके इस सरकार ने एक ज़रूर बहुत ही बेहतरीन काम किया है। मैं भी इसका स्वागत करता हूं, क्योंकि भारतीय जो जीवन मूल्य, जीवन पद्धति जो कहती है, वो कभी मनुष्य को किसी संसाधन के रूप में नहीं देखती। चूँकि बहुत से कैंपस में, अभी मैं कोविड पर ही आ जाता हूँ, ये कोविड जो काल चला है, इसमें प्रवेश परीक्षा पर जो विरोध चल रहे थे या फिर अन्य परीक्षाओं को लेकर के, या फिर ये चल रहे थे चूँकि कोई समाधान नहीं देना चाह रहा था, सिर्फ सभी प्रश्न उठा रहे थे कि कैंपस खोलिए, अगर खुल जाए तो नहीं खोलिए। ये अनेक प्रश्न ऐसे मतलब निरर्थक प्रश्न मैं कहूँ, ऐसे लोग उठाते रहे हैं। और इसके साथ साथ बहुत से कैंपसेस में ऐसे नारे वरे लग जाते हैं कि मतलब देश विरोधी गतिविधियां मुझे लगती हैं, और उसी देश विरोधी गतिविधियों को इस कोविड-19 के काल में भी भुनाने का प्रयास कुछ संगठन कर रहे थे। उस पर आपका क्या स्टैंड है? आप क्या कहना चाहेंगे? जो संगठन इस देश विरोधी अपना जो एक गतिविधि थी उसको मोड़ करके, यानी जब उन्हें मौका नहीं मिला, चूँकि लगातार नारे लगाए लेकिन उन पर कार्रवाइयाँ हुई, बहुत से गलत गतिविधियां उन्होंने किया, और उस पर जब कार्रवाइयां होने लगीं तो उसके बाद उन्होंने कोविड को ढाल बनाया, और इसमें छात्रों का मुझे लगता है कि भविष्य बर्बाद करने का एक अंदर से जो एक मंशा थी कि जो एक ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनको विरोध करके, जैसा कि कई जगह मेरिट बेस्ड के लिए एक उठाने लगे लोग कि मुद्दा कि मेरिट बेस्ड एडमिशन होना चाहिए, उस पर आपका क्या कहना है कि ये साजिश, आखिर इतनी गहरी साजिश कैसे बनती जा रही है और उसका निराकरण क्या आप देख सकते हैं? देखिए विपुल जी, ये साजिश निरंतर चलती रहेगी, साजिश रचना लोगों का काम है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू ये कातिल में है। इस मंशा को लेके आज युवा तैयार है, आज भारत को बदलने के लिए युवा तैयार है, भारत को बदलना चाहता है, बदलते हुए भारत की अपनी नींव को खुद रखना चाहता है। वो चाहता है कि हमारा भारत का दृष्टिकोण कैसा होगा, भारत कैसा बनेगा, वो युवा तय करेगा। जो भी समस्याएं भारत में रही हैं, उन समस्याओं के निराकरण के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं, सरकारें भी कर रही हैं,
भारत का युवा कर रहा है, और उसका परिणाम आज हम धारा 370 के रूप में देख सकते हैं, आज हम राम मंदिर के रूप में देख सकते हैं, आज हम 3 तलाक के रूप में देख सकते हैं, तरह तरह के आज हम नई शिक्षा नीति के रूप में देख सकते हैं। जितने भी परिवर्तन जो दिखाई दे रहे हैं, हम कभी सोचते थे कि नहीं धारा 370 हटेगा तो भूचाल आ जाएगा। भूचाल नहीं आया, क्योंकि युवाओं ने तय किया, ये युवाओं की मांग थी, युवाओं की इच्छा थी, और उस इच्छा शक्ति को सरकार ने प्रदर्शित किया, युवाओं ने साथ दिया, और भारत में बदलाव आया है। इस बदलाव का साक्षी आज युवा बन रहा है। निश्चित तौर पर भारत बदलेगा, भारत एक नई दिशा में चलने वाला है। भारत पूरी दुनिया के लिए एक मार्गदर्शन करने वाला है। जो हम लोग एक मंत्र दोहराते थे कि भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है। और आपने भी चर्चा जो की कि कौशल विकास की, वास्तव में आज हमारा देश युवाओं का देश है। आज हमारा देश मैक्सिमम युवाओं का देश है, और जितना युवा है अगर वो कौशल युक्त होगा तो भारत बेरोजगार मुक्त होगा। आने वाले समय में भारत एक नई दिशा के लिए उछाल भर रहा है, और ये हम सब के लिए गौरव का क्षण है। भाई साहब, आप जैसे अभी चर्चा करते करते अपनी बातों को 370 पर ले गए, फिर राम मंदिर पर ले गए, तो अभी फ़िलहाल मैं आप सभी को बता रहा हूं कि ये बाबा विश्वनाथ हमारे पीछे हैं, और बाबा विश्वनाथ के इस बगिया में जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एक प्रकार से संस्थापक, या फिर कह लीजिए क्योंकि मालवीय जी हमारे लिए हमेशा सम्माननीय रहे हैं, हम लोग सिर्फ उनको संस्थापक के रूप में नहीं देखते, एक अभिभावक के रूप में देखते हैं। तो चूंकि अभी मैं बैठा हूं यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर के इस प्रांगण में, तो आपने जब राम मंदिर का जिक्र किया तो उससे मैं जानना चाहूँगा कि युवाओं का जो एक विकास होता है, बहुत से लोग कहते हैं कि राम मंदिर बनने से विकास नहीं होगा। चूँकि ये विषयांतर हो जा रही हैं बातें, लेकिन आपने चर्चा में ला दिया तो मैं उस पर भी चर्चा कर ही लेता हूँ। तो राम मंदिर बनने से लोग कहते हैं कि युवाओं का विकास नहीं होगा, तो इस पर आपका क्या कहना है कि आखिर, मुझे जहाँ तक, मैं अपना अगर मत पहले ही आपसे रख देता हूँ, उसके बाद आप अपना मत रखेंगे, आपके जो भी विचार हों। मेरा मत ये है कि भारतीय संस्कृति को देखते हुए युवाओं का विकास जरूरी है। बिना भारतीय संस्कृति को साथ में लेकर के संजोते हुए अगर युवा विकास करना चाहेंगे या फिर किसी और रास्ते को अपनाना चाहेंगे, तो वो मुझे नहीं लगता है कि सार्थक विकास होगा। निश्चित तौर पर विपुल जी, मुझे लगता है कि किसी भी देश की, किसी भी समाज की जो मूल संस्कृति होती है, जो उनके केंद्र बिंदु होते हैं, जो उनके आराध्य होते हैं, उनका सम्मान, उनकी जो एक कल्पना है, जो उनका जीवन है, जो उनका जीवन दर्शन है, और राम तो पूरे मनुष्य समाज के लिए एक आदर्श जीवन है। जो भाई आदर्श भाई हैं, जो आदर्श पुत्र हैं, जो आदर्श राजा हैं, और आदर्श पुरुषोत्तम हैं, जो पुरुषों में उत्तम हैं, ऐसे भगवान राम का मंदिर बनना निश्चित तौर पे भारत को एक नई दिशा देने की तरफ है। जो हम लोग कहते हैं कि परिवार निश्चित तौर पे आगे बढ़ेगा, परिवार कैसा होना चाहिए, कैसा परिवार में सामंजस्य होना चाहिए, ये हम भगवान राम से सीख सकते हैं, और पूरी दुनिया भगवान राम से सीख रही है, और पूरी दुनिया सीख ले भी रही है। हम राम की तरफ बढ़ रहे हैं, और राम की तरफ बढ़ेंगे तो हम एक आदर्श की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस आदर्श राम राज्य की कल्पना गांधी जी ने किया है, महापुरुषों ने किया है, उस तरफ बढ़ेंगे। निश्चित तौर पे भारत जो बेरोजगारी मुक्त भारत बनेगा, भारत भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनेगा, भारत में जो राम राज्य की कल्पना है वो स्थापित होगी, क्योंकि राम मंदिर बना है तो निश्चित तौर पे राम राज्य भी स्थापित होगा। बिल्कुल, राम मंदिर बना है तो राम राज्य भी स्थापित होगा, हम ऐसी आशा करते हैं। मुझे विश्वास भी है कि ये हमारा भारत, जो कि विश्वगुरु एक प्रकार से कहा जाता था पहले, शायद कुछ बीच में ऐसी समस्याएं आई कि भारत विश्वगुरु नहीं रह गया, लेकिन निरंतर अब बढ़ रहा है भारत, नया भारत का निर्माण हो रहा है, भारत बढ़ रहा है और विश्वगुरु की तरफ बढ़ रहा है। और जैसा कि राम मंदिर पर चर्चा हुई तो भगवान राम पर चर्चा हुई। भगवान राम, मुझे लगता है कि आप, जैसा कि भाई साहब ने भी बताया, कि एक प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम, यानी पुरुषों में उत्तम, जिस प्रकार से भी जो भी गुण हो सकते हैं किसी पुरुष में, किसी व्यक्ति में, वो भगवान राम में थे। फिलहाल जो छात्र भाई साहब जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, मुझे लगता है कि जो एक महत्वपूर्ण गुण भगवान राम का है, परिवार किस प्रकार से, भाई किस प्रकार से थे, बाकी चीज़ें तो अलग हैं, लेकिन छात्रों के हिसाब से कर्तव्य पालन, कर्तव्य निष्ठा जो भगवान राम की थी, उसके अगर लहजे से हम देखें तो आप भगवान राम से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बिल्कुल, धर्म संप्रदाय, इन चीज़ों में मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि आप पढ़ करके परेशान हो, लेकिन फिलहाल आप गलत तरीके से इंटरप्ट हो जाते हैं, चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं लोग कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। लेकिन अगर उसे सकारात्मक दृष्टि से आप देखेंगे, अगर राम मंदिर को भी सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और भगवान राम से तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है। भगवान राम हमारे आराध्य हैं, और भगवान राम से हम फिलहाल जो छात्र हैं वो कर्तव्य निष्ठा इस समय एग्ज़ाम के समय में अपने सीख सकते हैं। इस इंटरव्यू को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं अब आता हूँ फिर कैंपस पर। कैंपस में मैं अभी आपसे थोड़ी देर पहले चर्चा किया, उस पर आपने शायद ध्यान नहीं दिया। उस प्रश्न पर मैं पूछा कि जो कोविड काल में
परीक्षाएं हो रही हैं उसका जो विरोध चल रहा है, उस विरोध में थोड़े से जो देश विरोधी ताकतें हैं वो उभरती जा रही हैं, मुझे वो समस्याएं दिख रही हैं। आप उस पर क्या कहना चाहेंगे कि उन देश विरोधी ताकतों के विषय में मैं आपका जो कड़ा रुख होगा वो मैं जानना चाहूँगा। देखिए विपुल जी, वास्तव में ये जो देश विरोधी लोग हैं, जो ऐसी मानसिकता युवाओं के बीच में खड़ा करना चाहते हैं, ये स्पष्ट हो गया है कि युवाओं ने देश विरोधी ताकतों को नकार दिया है, उनका मुंहतोड़ जवाब दिया है। और ये जवाब भ्रष्टाचार के खिलाफ में दिया है। ये जवाब जब धारा 370 हटाया गया उस समय युवाओं ने स्पष्ट किया कि देश में ऐसे लोग जो कहते थे कि जम्मू कश्मीर में क्रांति आ जाएगी, जम्मू कश्मीर में भूचाल आ जाएगा, जो लोग कहते थे कि जम्मू कश्मीर जलने लगेगा, पूरा देश जलने लगेगा, निश्चित तौर पे उन सब के मुंह पे तमाचा है। उन सब के मुंह पे ये एक जो घड़ियाली आंसू बहा रहे थे असहिष्णुता के नाम पे, ये उन सब के मुंह पर तमाचा है जो युवाओं ने मारा है, जो युवाओं ने रखा है कि आज का युवा देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है, महाराणा प्रताप को मानता है, शिवाजी महाराज को मानता है, महारानी लक्ष्मीबाई को मानता है, उनके जीवन आदर्शों पे चलना चाहता है और आज का युवा बदलते हुए भारत के निर्माण में अपना सतत प्रयास करते हुए 100% देना चाहता है, लगाना चाहता है और उस तरफ युवा बढ़ रहा है। यानी भारत युवाओं का देश है और युवाओं से ही भारत बढ़ेगा और भारत देश में अपने इन संस्कृति को लेकर साथ में अगर युवा चलते हैं तो भारत एक दिन विश्व गुरु जरूर बनेगा। ऐसा हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभाग संगठन मंत्री, बीएचयू विभाग के संगठन मंत्री रत्नेश जी का कहना है। अब मैं इस इंटरव्यू को अंतिम चरण में ले जाना चाहूँगा और बहुत सी बातें हुई, मैंने परीक्षाओं पर चर्चा किया, फिर बातें जब आगे बढ़ी तो देश राष्ट्रवाद पर भी चर्चा हुई, क्योंकि जब चीज़ें बढ़ती हैं, जब चर्चा होती है तो बातें खुल जाती हैं और बातें सामने आनी भी चाहिए, सबका मत आना चाहिए। आप लोगों का निर्णय क्या होगा आप तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप सभी जो हमारे साथ छात्र जुड़े हुए हैं उन्हें आप अपना बेस्ट विशेष किस प्रकार से दे सकते हैं, उन्हें शुभकामनाएं आप किस प्रकार से दे सकते हैं। और बीएचयू स्टडी कैपिटल के इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए ताकि ये बातें दूर तक पहुँचें कि ये जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो परीक्षाएँ हो रही हैं वो बिल्कुल सही ढंग से हो रही हैं, बिल्कुल उसमें डरने की आपको ज़रूरत नहीं है, कोविड काल से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूर सावधानी बरतने की ज़रूरत है, लेकिन डरने की, अगर कोई आपको डराने का प्रयास करता है तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। छात्रों को आप शुभकामनाएं क्या देना चाहेंगे आखिरी चरण में? मैं आज के युवा पीढ़ी से कहना चाहूँगा कि डरिए नहीं, धैर्य रखिए, धैर्य के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि हम भगवान राम के वंशज हैं। राम का जब वनवास होता है, वनवास में किस तरह से धैर्य का पालन करते हुए, माँ सीता का जब हरण होता है तो धैर्य का पालन करते हुए 64 योजन राज करने वाले रावण को परास्त करके माँ सीता को वापस लाते हैं। उस धैर्य का परिचय देते हुए आप लोग आगे बढ़िए और हम भगवान राम और भगवान कृष्ण के वंशज हैं, महाराणा प्रताप के वंशज हैं, शिवाजी महाराज के वंशज हैं, रानी लक्ष्मीबाई के वंशज हैं। निश्चित तौर पे देश को आगे ले जाने में हमारी भूमिका होगी, हम तय भी करेंगे, देश को आगे भी ले जाएंगे और हम सब कोविड की जो नियम है, जो देश को बचाने के लिए हम सब अपनी भूमिका दे सकते हैं, अदा करें। किसी को भूख लगे उन्हें भोजन कराएं, किसी को भूखा ना रहने दें, सबकी मदद करें, क्योंकि ये सौहार्द का समय है। हम सब एक दूसरे से जुड़कर चलें, हम सब समाज को मानने वाले लोग हैं, हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा को रखने वाले लोग हैं, जो चींटी को भी आटा डालने वाली संस्कृति हमारी है। हम सब किसी भी मनुष्य, जीव, प्राणी सबकी चिंता करें और चिंता करते हुए आगे बढ़ें। निश्चित तौर पे भारत एक दिन गौरवशाली बनेगा। भारत परिवर्तन की इस घड़ी में पूरे विश्व का नेतृत्व करता हुआ दिखाई दे रहा है और नेतृत्व करेगा। इन शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रत्नेश जी, हमारे साथ जुड़े थे बीएचयू विभाग के संगठन मंत्री रत्नेश जी। इनका स्पष्ट कहना है कि परीक्षाएं होनी सही हैं और इन्होंने आपको बताया, क्योंकि इनकी जो पूरी टीम है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की, वो पूरे कैंपस में लगी रही आज पूरे दिन। जिस दिन पहला एग्ज़ाम था और लगातार जो एग्ज़ाम चलेंगे उसमें लगी रहेगी इनकी पूरी टीम। और इनका स्पष्ट कहना है कि आप लोग परीक्षाएँ दीजिए, चूँकि राष्ट्र निर्माण के लिए अगर युवा बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें अपने आप को रोकना नहीं होगा। हमें सीखना होगा महाराणा प्रताप से, हमें सीखना होगा रानी लक्ष्मीबाई से, हमें सीखना होगा मर्यादा पुरुषोत्तम राम से कि किस प्रकार से अपने कर्तव्य पालन को लेकर के, कर्तव्य निष्ठा को लेकर के हमें आगे बढ़ना होगा। हमें भगवान राम से बहुत कुछ सीखते हुए आगे बढ़ना होगा। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं आपके एंट्रेंस एग्जाम की
आप सभी का जो आगे आने वाला एंट्रेंस एग्जाम है उस पर मैं लगातार आपकी सहायता करता रहूँगा अपने इस चैनल के माध्यम से। जो भी अपडेट आएगी BHU से मैं आपको लगातार आप तक पहुँचाता रहूँगा। और इसके साथ साथ आप BHU स्टडी कैपिटल हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि लगातार आपको BHU स्टडी कैपिटल BHU से रिलेटेड सूचनाएं, जानकारियाँ और अपडेट आप तक पहुँचाता रहेगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लगातार अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। और किसी भी प्रकार से अगर समस्या हो आपको तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। BHU स्टडी कैपिटल की टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।